ठीक है, तो कल हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिया था। हाँ। है ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से जो उसमें एनर्जी होती है, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि रबड़ बैंड था, उसको हमने खींचा था, तो उसको खींचने की वजह से उसके अंदर हमारी जो एनर्जी थी उसमें ट्रांसफर हो गई। तो वो एनर्जी उस रबर में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गई। ठीक है। जैसे स्ट्रिंग को खींचा था, तो स्ट्रिंग में भी हमारे मतलब हाथ से या हमारे से एनर्जी इसमें ट्रांसफर हुई, और वो इसके अंदर स्ट्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गई। यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब आज हमें ये पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर उठा के रख दे, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई बुक है, कोई बॉल है, कुछ भी है, कोई ब्लॉक है, उसको हम नीचे से उठा के और ऊपर रख दे, किसी एक हाइट पे रख दे, किसी सर्टेन हाइट पे, कोई निश्चित हाइट पे रख दे उसको, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये पढ़ेंगे अब। बहुत सिंपल है ये टॉपिक। इसमें mgh एनर्जी होगी उसकी, मास और ग्रेविटी और हाइट, तीनों का मल्टीप्लीकेशन। पढ़ लेते हैं चलो। एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस इट्स एनर्जी व्हेन रेज्ड थ्रू अ हाइट। एक ऑब्जेक्ट जब हाइट पे रखा जाता है ना, तो उसकी एनर्जी भी बढ़ जाती है। जैसे एक तो ग्राउंड पे रखा हुआ है और एक हमने इसको हाइट पे रख दिया, तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? अगर मैं बॉल को नीचे से उठा के ऊपर तक ले आऊं, तो अगर मैं ऊपर से उसको छोड़ देती हूँ तो बॉल नीचे की तरफ आएगी, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी है, इस वजह से ही वो मूव कर रही है। ठीक है। तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी, मतलब उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं ट्रू फॉल्स में, कैसे भी करके, तो इसको टिक कर लेना। एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज इट्स एनर्जी व्हेन रेज्ड थ्रू हाइट। किसी ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर रख देते हैं तो उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है। अगर उसकी हाइट जितना बढ़ाएंगे ना, उतनी एनर्जी बढ़ती जाएगी। अगर मैं इसको थोड़ा और ऊपर रख दूं तो इसकी एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। मतलब हाइट पे भी डिपेंड करती है। दिस इज बिकॉज वर्क इज डन ऑन इट अगेंस्ट ग्रेविटी वाइल इट इज बीइंग रेज्ड। क्योंकि हम इस पे वर्क किया जा रहा है, किसके द्वारा? अपने द्वारा। जैसे मैंने इसको उठा के और यहाँ पे रखा है, तो मैं इस पे वर्क कर रही हूँ। ठीक है। वर्क किया जा रहा है अपने द्वारा और अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट। ग्रेविटी तो इसको नीचे खींच रही है और हम इसको ऊपर की तरफ उठा रहे हैं। तो हम वर्क कर रहे हैं इस बॉल के ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं अगेंस्ट ग्रेविटी। तो इस वजह से इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। द एनर्जी प्रेजेंट इन सच एन ऑब्जेक्ट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम, पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें जो वर्क डन हो रहा है वो अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है। ठीक है ना। तो मतलब जो हम पोटेंशियल एनर्जी दे रहे हैं इसको, इस ऑब्जेक्ट को, वो अगेंस्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट में हो रहा है, इस वजह से ये कहलाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे रबड़ बैंड था, ये वाली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं कहलाएगी, ये सिंपल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे रबड़ बैंड था, तो मैंने इसको खींच के लंबा कर दिया, मैंने इसको स्ट्रेच किया रबड़ बैंड को, मेरे एक हाथ से मैंने इसे स्ट्रेच किया, और यहाँ एक एंड से मैंने इसको ऐसे ही पकड़े रखा, और दूसरे एंड से मेरे हाथ से मैंने इसे स्ट्रेच कर दिया रबर को। तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में थोड़ी हो रहा है। ग्रेविटी तो इसको जैसे नीचे की तरफ खींच रहे हैं ना, हम ऊपर थोड़ी ले जा रहे हैं इसको कोई, हम यहीं पे स्ट्रेच कर रहे हैं। तो यहाँ पे ओनली पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी इसके अंदर। जो स्ट्रेच्ड रबर होगा में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी, क्योंकि हमारी एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो गई और वो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर रहेगी। बट अगर हाइट की बात करें, किसी चीज को आप नीचे से जब भी ऊपर उठा के रखोगे, तो हमेशा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट होगी, क्योंकि जो वर्क डन हो रहा है वो अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है। तो द एनर्जी प्रेजेंट इन सच एन ऑब्जेक्ट इज द, इस तरह के ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी प्रेजेंट होगी उसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको टिक कर लो, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। The gravitational potential energy of an object at a point above the ground is defined as the work done in raising it from the ground to that point against the gravity। तो ये वापस इसकी डेफिनेशन इसमें दी है, इसको भी चाहे तो टिक कर लो, वही सेम बात बताई है। इसने बोला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड, किसी भी पॉइंट पे, जैसे ग्राउंड से ऊपर हमने यहाँ रखा ना, इस पॉइंट पे कैसे डिफाइन की जाएगी? इज डिफाइंड
एज द वर्क डन इन रेजिंग इट, इसको यहाँ तक पहुंचाने में, इसको यहाँ तक रेज करने में, उठाकर यहाँ तक रखने में कितना वर्क डन हुआ है। वर्क डन भी एक तरह से एनर्जी होती है ना, वर्क डन और एनर्जी की यूनिट सेम ही मानते हैं ना अपन, कि जितनी एनर्जी होगी किसी इंसान में उस उतना वो वर्क डन कर पाएगा। एनर्जी कम होगी तो कम काम करेगा, उसमें एनर्जी ज्यादा होगी तो ज्यादा काम करेगा। तो वर्क डन एनर्जी के इक्वली हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो हमने वर्क डन किया है, मतलब जो हमने एनर्जी लगाई है इसको रेस करने के लिए ग्राउंड से इस पॉइंट तक, ठीक है, अगेंस्ट ग्रेविटी, तो वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। मतलब इसी चीज को वापस इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, मतलब यहाँ डेफिनेशन बता दी इसकी कंप्लीट। अब आगे चलते हैं। It is easy to arrive at an expression for the gravitational potential energy of an object at a height h। अब एक एक्सप्रेशन देंगे जैसे mgh, इस तरह से, मतलब एक फॉर्मूला बताएंगे कि यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है और उसको हमने किसी हाइट पे रख दिया तो उसके लिए क्या फॉर्म, मतलब यहाँ पे उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, ये तो कह दिया कि इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन कितनी है उसको मेजर करने के लिए, उसको नापने के लिए एक एक्सप्रेशन दिया है, मतलब एक फॉर्मूला दिया है। तो फॉर्मूला यही है, इसको चलो हम पढ़ लेते हैं एक बार। देखो ये ग्राउंड है, जमीन है, इस पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, बॉल ले लो, बुक ले लो, कुछ भी ले लो, इसको हमने हाथ से उठा के और यहाँ तक हमने इसको पकड़ के रख रखा है, यहाँ पे इसको हमने पहुंचा दिया इस हाइट पे। ठीक है, तो अब इन्होंने बोला है कि कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लो, उसका मास कितना है, एम है, मतलब उसमें इतना वजन है। लेट इट बी रेज्ड थ्रू हाइट, अब इसको कितनी भी हाइट पे थोड़ा सा उठा के और ऊपर रख दो, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर या 1 मीटर, कुछ भी हाइट हो सकती है ग्राउंड से। अब फोर्स इज रिक्वायर्ड टू दिस, तो ये करने में हमें फोर्स लगेगा, ठीक है, और कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट mg, मतलब हम कुछ ना कुछ हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है इसको ऊपर उठाने के लिए। तो मिनिमम फोर्स कितना लगाना पड़ रहा है, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज द ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऊपर उठान, यहाँ पे रखने के लिए मिनिमम फोर्स कितना लग रहा है, इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर लगेगा। ठीक है, उसके वेट के बराबर। वेट में क्या होता है खुशी, देखो वेट के अंदर एम जी, वेट इज इक्वल टू होता है एम जी, मास उसका और ग्रेविटी दोनों आ जाते हैं वेट में, ये चीज ध्यान रखना। और जो मास होता है ना, मास के अंदर हम ग्रेविटी को नहीं इंक्लूड करते हैं, सिर्फ उसका जो मास है वो लिखा जाता है। और वेट में मास इंटू ग्रेविटी, ये चीज ध्यान रखना, दोनों चीजें आ जाती हैं। इसमें भी बच्चों को कंफ्यूजन होता है वेट और मास। ठीक है, तो मास में सिर्फ हमें एम लेना है और वेट में हमें एम जी लेना है। तो कितना फोर्स लगेगा इसको यहाँ से यहाँ पे रखने के लिए, उसके वेट, इसके वजन के बराबर। मतलब अगर ये पतला सा छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट है तो अपन को थोड़ा कम फोर्स लगाना पड़ेगा, कोई बहुत भारी ऑब्जेक्ट है तो उसको हमें एक हाइट पे ले जाने के लिए थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जितनी जितना इस ऑब्जेक्ट का वेट है उसके, मतलब एक तरह से उसके बराबर थोड़ा सा बोला है इसने, लगाना पड़ेगा हमें। द मिनिमम, मतलब मिनिमम उतना तो लगाना ही पड़ेगा। द ऑब्जेक्ट गेन्स एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट, और ये ऑब्जेक्ट कितनी पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा, जितना इस पे वर्क डन हुआ है। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो हो गया एम जी और डिस्प्लेसमेंट क्या है, हाइट एच, मतलब डिस्प्लेस मतलब कितना अपनी जगह से कहाँ पे इसको डिस्प्लेस कर दिया हमने। डिस्प्लेस कर देना, किसी को उसकी जगह से हटा देना, दूसरी जगह रख देना। तो यहाँ से हमने इसको यहाँ ऊपर रख दिया तो एच डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो वर्क डन कितना होगा, ये वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छे से सुन लेना, मैं लास्ट में क्वेश्चंस पूछूंगी फिर। लेट द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी बी, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो हम mg लगा रहे हैं, मतलब इसको यहाँ से यहाँ उठाकर रखने के लिए हम कितना फोर्स लगाएंगे, इसके वेट के बराबर, इसका वेट कितना है mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ h, जो भी हाइट होगी, तो mgh। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। सिंपल सा है, ये याद रखना है, ध्यान में रखना है। Since work done on the object is equal to mgh, an energy equal to mgh unit is gained by the object। तो जितना वर्क डन होगा उतनी एनर्जी गेन करेगा, मतलब
वर्क डन mgh है तो mgh ही एनर्जी हो जाएगी उसमें, जब वो ऊपर रहेगा ना, ऊपर की तरफ। दिस इज द पोटेंशियल, ये इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे, जब ये यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है mgh। मतलब इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे, तो हम कैसे निकालेंगे, इसका मास इंटू ग्रेविटी इंटू इस जिस हाइट पे इसको हमने पहुंचा दिया, ठीक है, तो वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, अब और टू नो ये थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट depends on the ground level or the zero level you choose. An object in given position have a certain potential energy with respect to one level and a different value of potential energy with respect to another level. देखो इसने क्या बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट डिपेंड्स ऑन द ग्राउंड लेवल पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, मतलब ग्राउंड लेवल से आपने इसको कितना ऊपर उठाया, और द जीरो लेवल यू चूज, या फिर हमने कोई इसकी ये जीरो लेवल है यहाँ से हम इसको ऊपर उठा रहे हैं, जो हम चूज करेंगे वो। एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन पोजीशन कैन हैव अ सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वन लेवल एंड अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू अनदर लेवल। ये वही बता रखा है, एक लेवल से दूसरे लेवल पे रखो आप तो, जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे इसको, यहाँ पे समझा रखा है। देखो एक तो ये चीज है, इसमें क्या करा है, इट इज यूजफुल टू नोट दैट द वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन वर्टिकल हाइट ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नॉट ऑन द पाथ along which the object is moved. This shows where a block is raised from position A to B by taking two different paths. Let the height be this. In both situation work done इतना ही होगा। ये चीज ध्यान रखना, कुछ ये भी बहुत पूछी जाती है। देखो इसने क्या बोला है, it is useful to note that work done by gravity depend on the difference in vertical height of initial or final position. Vertical height पे डिपेंड करता है द ऑब्जेक्ट एंड नॉट ऑन द पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। मतलब मैं समझा देती हूँ क्या कह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जैसे अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा के यहाँ रखते हो, ए से उठा के यहाँ बी पे रखते हो, सीधा आप उठा के लाए और सीधा यहाँ रख दिया, ठीक है, तो भी इसकी इस पे कितना वर्क डन होगा, mgh ही वर्क डन होगा इसके ऊपर। सपोज आपने दूसरे केस में क्या है कि आपने ये ब्लॉक यहाँ पे रखा है या बॉल है कुछ भी है, इसको पहले आप इस हाइट पे लाए, फिर आप इसको इधर लाए, फिर आप ऐसे लाए, फिर आप ऐसे लाए, फिर फाइनली आपने इसको यहाँ रख दिया, मतलब यहाँ पे इसको रख रखा है, तो भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इतनी ही होगी इधर। मतलब यहाँ से अगर हम ऐसे निकाल रहे हैं ना कि यहाँ से यहाँ तक कितनी हुई, तो ये पाथ कभी भी नहीं देखा जाता, ये कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को देते भी हैं एग्जाम के अंदर। डायरेक्ट पाथ ना देके ऐसा दे देंगे कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं कि इसमें यहाँ पे कुछ अलग पोटेंशियल एनर्जी होगी शायद इसकी, नहीं, उसी तो हाइट पे इसको उठा के रखा है, तो पोटेंशियल इसकी भी mgh होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh और इसकी भी होगी mgh। सेम पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो हाइट पे डिपेंड करती है ना कि पाथ पे, या आप किस कैसे उठा उठा के ला रहे हो उस पर डिपेंड नहीं है। अब ये न्यूमेरिकल आ गए, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी। देखो इसने क्या बोला है, फाइंड द एनर्जी possessed by an object of mass m, mass 10 kg when it is at a height of 6 meter above the ground given gravity is। देखो अब एक ऑब्जेक्ट है, कुछ भी हो सकता है, ये इसका मास है 10 kg, 10 kg इसका मास है, मास का मतलब हुआ एम, सिर्फ एम दे रखा है। अब इसने बोला कि इसको 6 मीटर ऊपर हमने रख दिया यहाँ पे, ये 6 मीटर इसको ऊपर हमने रख दिया, तो 6 मीटर की हाइट पे हमने इसको रखा ग्राउंड से, अबव द ग्राउंड, और इसमें ग्रेविटी दे रखी है 9.8, ये ग्रेविटी दे रखी है। तो इसने क्या पूछा, फाइंड द एनर्जी पॉजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, इन्होंने पूछा कि यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में कितनी एनर्जी होगी, तो इसमें mgh होगी, हमने पढ़ा था mgh एनर्जी होगी इसके अंदर। तो एम हमें पता है 10 kg, हाइट हमें पता है 6 मीटर, जी हमें पता है 9.8, बस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, वैल्यूज पुट करो, ये आ गया आंसर। और एनर्जी हमेशा जूल में आएगी, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, कोई सी भी एनर्जी हो, एनर्जी हमेशा जूल में आएगी। वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट जूल होती है, जूल में आएगी दोनों की दोनों, ठीक है।
ये वाला एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। देखो इसमें क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg इज एट अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड। अब हमें एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना है, 12 kg। हमेशा से डायग्राम बना के किया करो, थोड़ा सा इजी हो जाता है। इसका मास है और यहाँ लिख लिया करो एम बराबर, एम हमें दे रखा है, तो इसका मास है 12 kg। इज एट अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से कुछ हाइट पे, कुछ हाइट ऊपर रखा हुआ है, कुछ हाइट पे रखा है, हमें नहीं पता कितनी हाइट पे रखा हुआ है। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ये, अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमें दे रखी है, यहाँ पे इस पे कितनी एनर्जी है, 480 जूल एनर्जी। तो हमें बोला है कि फाइंड द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। जी हमें ये दे रखा है और हाइट पूछिए, फाइंड द हाइट। ये भी बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। हाइट पूछी गई है तो इसमें भी मास दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, पोटेंशियल एनर्जी के नीचे ये लिखा, पोटेंशियल एनर्जी जितनी हमें दे रखी है वो लिख दी। मास के नीचे 12 kg, जी के नीचे 10 और एच के नीचे एच, क्योंकि हमें एच बतानी है। ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो ये दोनों डिवीजन में जाएंगे, यहाँ आ जाएगी कैंसिल होके, 4 मीटर हाइट आ गई। ये हमारा आ गया यहाँ पे 4 मीटर हाइट। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। इसमें कुछ नहीं था इसके अंदर, ये फॉर्मूला लगाया है, पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, मास दे रखा है, ग्रेविटी दे रखी है, हाइट निकालनी है तो इसकी जगह एच लिखी है। ये दोनों इनटू में, तो ये डिवाइड में चले जाएंगे, और यहाँ पे हाइट आ गई 4 मीटर। बहुत इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं, छोड़ के मत आ जाना, एग्जाम में करके आना है सबको। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक, आर वेरियस एनर्जी फॉर्म्स इंटर कन्वर्टिबल। इसने बोला है कि जो जितनी एनर्जी होती है ना, जैसे काइनेटिक एनर्जी पढ़ी हमने, पोटेंशियल पढ़ी, क्या ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल है। इंटर कन्वर्टिबल मतलब क्या एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। हाँ हो सकती है, एनर्जी इंटर कन्वर्टिबल होती है। कैन वी कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, क्या हम किसी एक फॉर्म, जैसे काइनेटिक को पोटेंशियल में कर दिया, पोटेंशियल को काइनेटिक में कर दिया, क्या हम ऐसे कर सकते हैं। कर सकते हैं। वी फाइंड इन नेचर, काइनेटिक एनर्जी को एक तरह से हम मैकेनिकल एनर्जी भी बोलते हैं। वी फाइंड इन नेचर अ नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। नेचर के अंदर हमें कई सारे इंस्टेंसेस का मतलब होता है उदाहरण, कई सारे हमें हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं एनर्जी के कन्वर्जन के, कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो हमें कई सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे जो विंड है, तो विंड, विंड एनर्जी है, उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं ना, या मैकेनिकल एनर्जी कह लो। जो काइनेटिक एनर्जी है वो विंड मिल को, पूरे को, उसकी प्लेट्स को हिला देती है, गोल गोल घुमाती है, गोल गोल गोल, और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे पानी से भी बिजली बनाई जाती है, जो ऊपर से वाटर फ्लो होता है ना, जैसे ऊपर से पानी बहता हुआ आ रहा है, या नीचे एक टरबाइन लगा देते हैं, वो टरबाइन को वो पानी गोल 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 घुमाता है, गोल गोल घुमाता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये जो काइनेटिक एनर्जी है इस टरबाइन की, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई ना, गोल 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 घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। ठीक है, तो इसकी जो भी काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या कह लो मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये कुछ एक्टिविटीज है, ये पढ़ लेते हैं। सिट इन स्मॉल ग्रुप्स, छोटे छोटे ग्रुप बना लो, जैसे चार चार बच्चों के या छह छह बच्चों के। डिस्कस द वेरियस वेज ऑफ एनर्जी कन्वर्जन इन नेचर, और नेचर में एनर्जी कन्वर्जन के अगर कोई कुछ देखा है कि हाँ इसको हमने इसमें कन्वर्ट होते देखा है, तो वो सारे वेज आप मतलब एक तरह से डिस्कस करो। डिस्कस फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को डिस्कस करना है ग्रुप में। हाउ डू ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड, ग्रीन प्लांट्स कैसे फूड प्रोड्यूस करते हैं। ये लोग सोलर एनर्जी का यूज करते हैं, ठीक है ना, सन से एनर्जी लेते हैं, तभी तो ये लोग फूड प्रोड्यूस करते हैं।
तो सोलर एनर्जी का यूज करते हैं और ये लोग उसको फिर फूड एनर्जी में मतलब उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। वेयर डू दे गेट देयर एनर्जी फ्रॉम, इनको अपनी एनर्जी कहाँ से मिलती है? ग्रीन प्लांट्स को सन से मिलती है इनको। Why does the air move from place to place? एयर एक जगह से दूसरी जगह मूव क्यों करती है? ठीक है। How are fuels such as coal and petroleum formed? कोल और पेट्रोलियम कैसे बने हैं? इनको कई सालों तक वो नीचे दबाते हैं ना, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, जो जो भी डेड एनिमल्स हो गए, डेड प्लांट्स हो गए, डेड ह्यूमन, जो भी डेड बॉडीज होगी जितनी भी, वो सब कई कई वर्षों तक उनको मतलब उसके जमीन के नीचे दबा के रखा जाता है। हीट और हाई प्रेशर की वजह से कोल और पेट्रोलियम बन जाता है और हम उसे जमीन के नीचे से निकाल लेते हैं। व्हाट काइंड्स ऑफ एनर्जी कन्वर्जन सस्टेन द वाटर साइकिल? जो वाटर साइकिल हमने पढ़ी थी ना, वाटर साइकिल का पूरा एक चैप्टर है, उसके अंदर क्या होता है, जो पानी होता है, पानी एवोपरेट होता है, मतलब जो सन है ना, सूरज, ये पानी को गर्म करेगा सबसे पहले। जो रेज होती है, सन की रेज होती है, ये इस वाटर को गर्म करेगी, गर्म करके इसको वाटर वेपर्स में कन्वर्ट कर देंगे। वाटर वेपर मतलब जिसको अपन हिंदी में भाप कह देते हैं, ठीक है, स्टीम भी कहा जाता है, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट कर देंगे। वो वाटर वेपर जाकर ऊपर, या ऊपर जाकर बादल बन जाते हैं और फिर बारिश हो जाती है वापस, मतलब इसको वाटर साइकिल कहते हैं। मतलब जो वाटर है नीचे से ऊपर गया और ऊपर से वापस नीचे आ गया, तो एक साइकिल हो गई पूरी। तो इसने बोला है कि वाटर साइकिल में किस तरह का एनर्जी कन्वर्जन होता है, तो ये सारे इसमें पूछी गई हैं। अब आगे देखो, एक्टिविटी। मैनी ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज एंड द गैजेट्स यूज इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हम जो ह्यूमन एक्टिविटीज करते हैं या फिर हम कितने सारे गैजेट्स यूज करते हैं, जैसे हम फैन का यूज करते हैं, तो फैन के अंदर क्या होता है, फैन के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अपन जनरेटर भी यूज करते हैं, जनरेटर एनर्जी में मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो बहुत सारे कन्वर्जन होते हैं एनर्जी के। मेक अ लिस्ट ऑफ सच एक्टिविटीज एंड गैजेट्स, इस तरह की जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज में या किसी गैजेट में आपको कन्वर्जन देखने को मिल रहा है, उनकी लिस्ट बनाओ। जैसे फैन के बारे में लिख दो, जनरेटर के बारे में लिख दो, और ठीक है, इनके बारे में लिख दो, और भी सोच के लिख दो। आइडेंटिफाई इन ईच एक्टिविटी गैजेट द काइंड ऑफ एनर्जी कन्वर्जन, और किस तरह की एनर्जी कन्वर्ट हो। जैसे फैन में अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? मैकेनिकल। मैकेनिकल मतलब काइनेटिक ही होगी, एक तरह से गोल 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 घूम रहा है ना फैन, तो उसको मैकेनिकल भी कहा जाता है। अब लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है बहुत, लेना अच्छे से। इन एक्टिविटी 11.13 एंड 11.14, जो नीचे हमने दो एक्टिविटी पढ़ी, we learned that the form of energy can be changed from one form to another। हमने पढ़ा कि एनर्जी, एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में चेंज हो सकती है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो सकती है और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में। ऐसे ही बाकी एनर्जीज भी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती हैं। व्हाट हैपन्स टू द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग और आफ्टर द प्रोसेस? टोटल एनर्जी का क्या होता है, मतलब चेंज हो गई या जो भी, उसके बाद टोटल एनर्जी का क्या होता है? वेन एवर एनर्जी गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड द टोटल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज। जब भी एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड होती है, मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाएगी, जैसे मैकेनिकल से ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब होता है, जैसे मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में ट्रांसफॉर्म्ड हो गई, ठीक है। तो व्हेन एनर्जी गेट्स ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब जैसे रूप परिवर्तन, मतलब मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, रूप परिवर्तन कर लिया ना। देखो इसमें, यहाँ से लिख भी लो, ट्रांसफॉर्म्ड, to change somebody something completely especially in a way which improve him her or किसी व्यक्ति या वस्तु को पूरी तरह बदल देना। ट्रांसफॉर्म कर देना मतलब उसको चेंज कर देना, उसको बदल देना। विशेषतया उसमें सुधार लाते हुए, मतलब उसमें कोई सुधार ला देना। रूपांतरण कर देना मतलब उसका रूप चेंज कर देना एक तरीके से, ठीक है, उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म। तो हमारे साइंस में क्या है, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में ट्रांसफॉर्म हो गई, मतलब दूसरी एनर्जी में के रूप में
चेंज हो गई। वेन एवर एनर्जी गेट्स ट्रांसफॉर्म, जब भी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, जैसे मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में बदली है। मैकेनिकल मतलब वही होता है जैसे जनरेटर में घूमता रहता है ना, तो घूम जैसे अपना, चलो इलेक्ट्रिकल वाला अच्छा समझ आ जाएगा, ये समझा देते हैं। इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल ले लेते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गई मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल अपना फैन हो गया, फैन घूम रहा है ना, ठीक है, फैन क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो वो एक तरह से मैकेनिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी घुमा रही है फैन को, जब लाइट नहीं आती तो फैन नहीं चलता ना, तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से फैन चल रहा है। मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो ये इसको कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड हो गई मैकेनिकल में, इसको ही ट्रांसफॉर्म्ड कहा जाता है। whenever energy gets transformed, जब ये एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, द टोटल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज, तो जो टोटल एनर्जी होती है वो अनचेंज्ड रहती है, मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। ये है इसका लॉ मेन, ये ध्यान रखना, दिस इज द लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, यही है लॉ। लेकिन ये पूरा डेफिनेशन इसकी यहाँ लिखी है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये है मेन, एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। ये ना तो क्रिएट होती है, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कि हम कह दें कि मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट हुई है, बनी है, नहीं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही हमने मैकेनिकल एनर्जी बनाई है, जब हमारे बिजली है तभी हमारा फैन चल रहा है, बिजली नहीं होगी तो फैन नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में ट्रांसफॉर्म्ड होती है। जैसे अपन हाथ से भी पंखे को चलाते हैं ना, तो अपने हाथ की एनर्जी उसमें गई है, जो हाथ वाले पंखे होते थे ना पहले, तो हमारी हाथ की एनर्जी उस पंखे के अंदर हम लगा रहे हैं और उस वजह से वो पंखा घूम रहा है। तो एनर्जी हमेशा कन्वर्ट करी जा सकती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, ये ना तो कभी क्रिएट की जाती है ना, मतलब ना तो कभी बनाई जाती है, और ना ही कभी डिस्ट्रॉय की जाती है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो डिस्ट्रॉय हो गई और मैकेनिकल एनर्जी बन गई, नहीं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई है, ट्रांसफॉर्म्ड हो गई है, ठीक है। एनर्जी उतनी ही है, सेम है, ना तो डिस्ट्रॉय हुई ना, मतलब जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगाएंगे उतना ही फैन चलेगा, ठीक है। ज्यादा लगाएंगे तो फैन तेज चलेगा और कम लगाएंगे तो फैन धीरे चलेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लेना। एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ये ना तो कभी क्रिएट की जा सकती है ना ही कभी डिस्ट्रॉय की जा सकती है। द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स द सेम, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो टोटल एनर्जी होती है ट्रांसफॉर्मेशन से पहले, मतलब यहाँ पे जितनी भी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होने के बाद यहाँ पे जितनी यहाँ थी उतनी ही इधर आएगी, फिर आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स द सेम, सेम रहती है एनर्जी, ठीक है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड इन ऑल सिचुएशंस एंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। ये जो लॉ ऑफ कन्वर्जन है, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है, मतलब एनर्जी का कन्वर्ट होना एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, ये किन किन के लिए वैलिड है, सभी सिचुएशंस के लिए वैलिड है, और सभी तरह के ट्रांसफर, चाहे वो कोई भी एनर्जी हो, ठीक है, कोई सी भी एनर्जी किसी दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म्ड की जा रही है, तो उनमें ये लॉ लगेगा। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसको टिक कर लेना है, पूछ लेते हैं ऐसे का ऐसा लिखना है एग्जाम में अगर आ जाए, कि एनर्जी कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, ना तो ये क्रिएट की जाती है ना ही डिस्ट्रॉय की जाती है, और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी ये सेम ही रहती है। ट्रांसफॉर्मेशन से पहले और उसके बाद में एनर्जी सेम ही रहती है, बस यही है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखो, कंसिडर ए सिंपल एग्जांपल से अब समझाया है यहाँ पे। लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम, एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक वस्तु है, उसका मास है एम, का मास है एम, बी मेड टू फॉल फ्री फ्रॉम अ हाइट, इसको हम ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, एच, एक कोई हाइट है, यहाँ से हम इसको नीचे फेंक रहे हैं। एट द स्टार्ट द पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, तो ये ग्राउंड से ऊपर रखी हुई है ना, ये ऊपर है ग्राउंड से ऊपर, तो इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होगी mgh, और वो कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे P छोटा सा, P का मतलब पोटेंशियल, E का मतलब एनर्जी।
तो ये mgh इसकी पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे। एंड काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, और इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है क्योंकि मूविंग नहीं है। काइनेटिक एनर्जी होती है मूविंग ऑब्जेक्ट में, ये अभी मूव नहीं कर रहा है, चल नहीं रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी है जीरो और इसकी पोटेंशियल एनर्जी है mgh। वाई इज द काइनेटिक एनर्जी जीरो? काइनेटिक एनर्जी जीरो क्यों है? क्योंकि चल ही नहीं रहा, देखो कोई वेलोसिटी नहीं है। इट इज जीरो बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज जीरो, क्योंकि इसकी वेलोसिटी, जो इसकी गति है, इसकी जो स्पीड है वो जीरो है। वेलोसिटी होती है स्पीड विद डायरेक्शन, कुछ नहीं होता है वेलोसिटी, स्पीड विद डायरेक्शन। और ये सारी टर्म्स अच्छे से जाननी है, वेलोसिटी, एक्सिलरेशन, स्पीड, ये सारा एक चैप्टर है इसका, क्लास एट्थ का मोशन चैप्टर है, उसमें मैंने सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है कि वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होती है, एक्सिलरेशन क्या होता है, बहुत अच्छे से समझा रखा है। क्लास एट्थ का मोशन चैप्टर देख लेना, ठीक है, अगर ये सब और अच्छे से समझना हो तो। ठीक है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, वेलोसिटी क्या है, स्पीड विद डायरेक्शन, ठीक है ना। तो मतलब स्पीड, तो यहाँ पे इसकी स्पीड कुछ है ही नहीं, है तो शांत रखी हुई है, तो इस वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी है जीरो। द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, mgh हो गई। एज इट फॉल्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज इनटू काइनेटिक। अब ये जब फॉल करेगा, अब ये चल रहा है, क्योंकि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, हमने ये पढ़ा था। तो अब हम जैसे ये फॉल होगा, जैसे ये गिरेगा नीचे की तरफ, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट, ये ऐसे गिर रहा है, तो सपोज यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v है, तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी का स्क्वायर। तो द काइनेटिक एनर्जी वुड बी हाफ एम वी स्क्वायर। एज द फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस, अब ये कंटिन्यूसली गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, तो द पोटेंशियल एनर्जी वुड डिक्रीज वाइल द काइनेटिक एनर्जी वुड इंक्रीज। पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि हाइट कम हो रही है, ठीक है ना, जब हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी तो कम होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। When the object is about to reach the ground, जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे पहुंच के यहाँ गिर जाएगा, तो हाइट तो जीरो हो गई, ये हाइट जीरो, तो ये पूरी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। तो जब ये ग्राउंड पे गिर जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो। एंड वी विल बी द हाईएस्ट, और जो स्पीड होगी वो, जैसे स्पीड बढ़ती जाती ना, बढ़ती जाती, यहाँ पे स्पीड जब ये गिरेगा उस टाइम स्पीड सबसे ज्यादा होगी, इसीलिए वो गड्ढा सा कर देता है। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ सबसे ज्यादा होगी, और सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ जीरो होगी, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ सबसे ज्यादा होगी। Therefore, the kinetic energy would be the largest and potential energy the least. यहाँ पे सबसे ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी, लीस्ट मतलब सबसे कम। However, the sum of potential and kinetic energy of object would be the same at all point. That is potential मतलब सेम ही रहेगी हर जगह पे, यहाँ बीच में। Sum of potential energy, kinetic energy of the object would be the same at all points. That is potential plus kinetic constant. Constant मतलब ये सेम ही रहेगी। पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट वुड बी द सेम। सेम का मतलब ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि कैसे सेम रहेगी, मतलब एनर्जी डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं होगी, जितनी ये थी ना यहाँ पर, जितनी एनर्जी थी उतनी ही रहेगी ऊपर से नीचे तक। बस चेंज इतना होगा कि ये यहाँ पे पोटेंशियल अकेली थी, फिर यहाँ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक होगी, वो भी इतने के बराबर ही होगी, उतनी एनर्जी रहेगी, एनर्जी चेंज नहीं होगी। और यहाँ नीचे काइनेटिक ज्यादा हो जाएगी, पोटेंशियल जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे भी एनर्जी सेम रहेगी सभी पॉइंट पे। इसका कहने का ये मतलब है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv का स्क्वायर, ये दोनों की दोनों क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। ये हमें लॉ को समझाने के लिए बोला है, मतलब ये एग्जांपल बताया है। अभी इसके आगे से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अभी हम यहाँ तक ही करेंगे। सम ऑफ काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी। चलो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, अभी ये अभी हैंड होने वाला है। अभी यहाँ तक ही, अब ये करते हैं, ये स्टार्ट करते हैं बस अपन।
काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को मिला के होता है मैकेनिकल, टोटल इट्स मैकेनिकल एनर्जी। वो अपन ने शुरू में भी पढ़ा था। काइनेटिक और